नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास पादा और अपनी जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी डुग्गर दे डॉक्टर्स, उसकी कंटिन्यूटी में आज भी हमारे साथ डॉक्टर केसी शर्मा जी हैं और हमने अभी तक बात की है इनकी लाइफ जर्नी की। अभी तक जो इन्होंने एमएस सर्जरी की और उसके बाद जब इन्होंने वापस जॉब ज्वाइन की और पुंछ तक में जो काम किया है उसकी डॉक्टर साहब ने हमें डिटेल में अभी तक बताया है और इसमें बहुत सारी चीजें थी जो हमें बहुत प्रेरणा देती हैं। और खासकर आज की जनरेशन की बात करूंगा, जो हम इतने आराम में बैठे हुए हैं आज के स्टूडेंट्स भी, और फिर बोलेंगे हम डॉक्टर कैसे बने, तो मैं यही बोलूंगा कि देखिए डॉक्टर केसी शर्मा वो ये कैसे डॉक्टर किस तरह बने, किन हार्डशिप्स के बावजूद, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद, इनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। वही बात आती है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आगे कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब आपकी जर्नी। तो आपने जब एमएस के बाद जॉब ज्वाइन कर लिया तो आगे डॉक्टर साहब सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए कोई एमसीएच का कोई चांस नहीं मिला आपको, या कोई फॉरेन में काम? क्योंकि आप जैसे हमने पुंछ की आपकी पूरी बात सुनी, वहां बहुत कंस्ट्रेंट्स थी। आपने ऑपरेशन थिएटर को खुद अपने एफर्ट से चलाया, खुद इंटरेस्ट लेके इंडिविजुअल लेवल पे, सरकारी सपोर्ट ना होने के बावजूद आपने वहां काम स्टार्ट किया और ऐसी सर्जरीज की जो कि एक इम्पॉसिबल है आज के टाइम में सोचना कि इतनी कम फैसिलिटीज में कैसे की जाए। तो आपको कहीं फॉरेन की ऑफर्स, यहाँ पे मेडिकल साइंस बहुत एडवांस समझी जाती है, हॉस्पिटल्स में बहुत कई गुना ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो वो आपको कभी मौका नहीं मिला या ऑफर्स आई? पहले तो बाद में कहूंगा एमसीएच वाली जी। मैं जिसके साथ पीजी मैंने जहाँ किया, डॉक्टर ओपी तनेजा, वो नॉन यूरोलॉजिस्ट थे जी। और जो भी आता था वो मुझसे मिलाते थे। मेरा काम रिफ्लक्स पर था, रिफ्लक्स पर जी। तो सुरेंद्र मान सिंह जी ऑल इंस्टीट्यूट में यूरोलॉजी के एचओडी थे। जी जी। उन्होंने उनको कहा कि ये लड़का मुझे दे दो जी, एमसीएच यूरोलॉजी के लिए। तो मुझे सीट मिल गई। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि मैंने सोचा भाई मैंने अभी शादी नहीं की है, पहली बात। दूसरा, पेरेंट्स ने भी घर देना है, परेशानी है, कर्जा भी बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पेरेंट्स ने आपको इतनी मुश्किल से निकाला है उनको मैं इस वक्त छोड़ के जी, तो जहां मैं 2 साल और लगाऊं और फिर कैसे चलेगा काम? तो पेरेंट्स को देखना और अपने लोगों को देखना जी, अपने लोगों के जी। और तीसरी बात और थी, जो वो तो सीट मिल गई, उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करके जाओ जी। मैंने अब सोचा बास को ना कैसे करें, सीट भी दे दी एमसीएच के लिए तो ना भी कैसे करें। एमएस खत्म होते ही मुझे मिल गई। मैंने कहा सर बात है, मुझे घर बड़ा जरूरी जाना है, तो मैं 10-15 दिन में आ जाऊंगा। अब क्या हुक्म, झूठ बोला, सच्ची बात है। तो मैं आ गया, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल थी, सोमवार को आप एप्लीकेशन दे दो, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह आप जा सकता था मैं। अच्छा। और अगले सोमवार को टिकट भी आ जाती थी। अच्छा। टिकट के साथ ही, और वो टिकट के पैसे वो पहली तनख्वाह से काटते थे। जी, जी। मतलब उनको पता है वो लोग पैसे, तो टिकट भी आती थी। अब एक सोमवार का एप्लीकेशन है, दूसरे सोमवार सब कागज आपके पास है, यू कैन रन। ऑस्ट्रेलिया में जा सकता था या उधर, पर मैंने कहा नहीं, अपने देश की सेवा करनी है। ये मेरे माइंड में बिल्कुल सीखा मैंने देखा लोगों की बड़ी, एज ए मरीज रह के भी, एज ए डॉक्टर रह के भी लोगों की डिफिकल्टीज बड़ी है। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी सीख है डॉक्टर साहब की लाइफ से कि इतने इजीली इनको एमसीएच भी मिल रही थी और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूके जाने का मौका भी था, और वहां जाते तो बहुत आराम में रहते, लाइफ में पैसे भी ज्यादा कमाते, नाम भी कमाते और बहुत अधिक फैसिलिटीज में काम करते। लेकिन आपने डिसाइड किया अपने देश में रह के, और खासकर अपने प्रदेश में वापस आके यहाँ की फैसिलिटीज ना होने के बावजूद यहाँ काम करने का आपने एक डिसीजन लिया। डॉक्टर साहब, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। ये भी एक सीख की बात है हम सब के लिए कि एक मातृभूमि के लिए सेवा भाव, और अपने पेरेंट्स के लिए कि जिन्होंने आपको इतने सैक्रिफाइस देके यहाँ पहुंचाया, आप उनको और उनकी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो उनको ईज करने के लिए यू डिसाइडेड यू गिव अप योर एमसीएच यूरोलॉजी, और फॉरेन जाने के ऑफर्स भी आपने छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब, आगे जो आपकी मैं पूछूं कि जो मेमोरेबल सर्जरीज जो आपने की लाइफ लॉन्ग पूरे करियर में,
तो वो आप क्या क्या गिनाना चाहेंगे जो आपको लगता है कि ऑफ विच यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ? आ, उस जमाने में गालब्लैडर सर्जरी करना और किडनी सर्जरी करना ये कुछ हर एक आदमी नहीं करता था, रेयर करते थे। ये तो हमने की पुंछ ऐसी जगह में भी गालब्लैडर सर्जरी भी की, ये भी ऑल टाइप्स ऑफ सर्जरी हमने की। लेकिन जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्जरी की कि एक्टोपिया विजाइकी के लिए, मेरे पास फोटो भी है पेशेंट्स के, जी, एक्टोपिया विजाइकी के लिए दोनों यूरेटर को सिग्मोइड कोलन में डाल देते थे, और वो हमने वहां पुंछ में की। एक लड़का था 9 साल का, 10 साल का, एक्टोपिया हर को पेशाब चलता था जिस तरीके से, जी, उसको दैट वाज वन ऑपरेशन। दूसरा जो बिल्कुल रेयरेस्ट, बड़े रेयरेस्ट करे, लेकिन लंग सर्जरी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने पहले करी। उसके फोटो भी है 92 में, विद अवेलेबल रिसोर्सेज, ऐसे 30 साल पहले। हाँ, 92 में लंग सर्जरी करी, तो मेनी पीपल वर लिटिल भाई लंग सर्जरी उधमपुर में कैसे डॉक्टर शर्मा ने कर दी, पर वी डिड इट। उसके बाद अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में भी 9 साल बच्चे, 13 साल के बच्चे की मैं लंग सर्जरी की, हाइड्रेटिस सिस्ट उसको भी था, उसको भी हाइड्रेटिस था, मतलब ये। फिर ओपन हार्ट सर्जरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ विद द हेल्प ऑफ ऑल अवर डॉक्टर्स, बॉम्बे से हमारे लेट डॉक्टर साहब आए हुए थे, शी इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी कॉन्फ्रेंस में उधमपुर। और जितनी टेक्निक्स मैंने नई निकाली है सर्जरी में, मल्टीपल 49 नई टेक्निक्स मैंने निकाली, 49 टेक्निक्स में मैंने अपने पास नहीं रखी, पूरे कंट्री में लोगों को बता दिया कैसे करना, और जा जाके उनके नर्सिंग होम में, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, पीजीआई चंडीगढ़ में, इसमें ये आपका सीएमसी में, ये सब जैसे सीएमसी में मैंने 2 ऑपरेशन किए, वहां भी किए। तो ये लोगों को साथ साथ मैंने कहा बाकियों को भी पता चले, जैसे वेसेक्टमी की नई टेक्निक में वही ना 49 टेक्निक से मेरी टोटल जुड़े मैंने नई निकाली हुई, सबको सिखाता रहा, पूरे कंट्री में सिखाई जा पूरे कंट्री में, जिसके कॉन्फ्रेंस जाओ। डॉक्टर साहब, आपकी जो भी कार्य रहा है उसको सराहा भी गया है, उसको एक्नॉलेज किया गया है, और आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो कौन से अवार्ड्स आप कुछ गिनाना चाहेंगे हमारे नॉलेज के लिए, ताकि बाकी लोग इंस्पायर हों? अवार्ड्स की लिस्ट तो बढ़िया है, पर मैं 2-3-4 की, जो आपके दिल के पास है, जिससे आपको वाकई खुशी हुई। हाँ, 2-3-4 जो इम्पोर्टेंट पार्ट में बदला। सबसे पहले तो मुझे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दिया फॉर रूरल सर्जरी के लिए, रूरल सर्विस के लिए, और वो उस वक्त में 51,000 रुपया होता था और सर्टिफिकेट होता था बाय द गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट से, 26 जनवरी को जैसे वो अनाउंस करते हैं। उसके बाद मुझे नेशनल अवार्ड मिला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो 2 लाख रुपया, प्लस द हाईएस्ट अवार्ड वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल अवार्ड है। तो लेकिन उसके साथ ही उन्होंने मुझे क्या किया कि मुझे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना दिया। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा 3 साल। तो आई हैव बीन अटेंडिंग ऑल दी मीटिंग एंड फॉर प्लानिंग एंड ऑल दिस, प्लानिंग के लिए। जी। उसके बाद अनदर अवार्ड हुआ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। कंट्री में 13 आदमी हैं जी जिनको मिला है, आप बाद में और भी शायद मिल गए होंगे, पर उस टाइम तक जब आपको मिले 13 आदमी थे। तो टोटल 13 आदमी जिनको ये WHO ने अवार्ड दिया, वो भी 1 लाख रुपया था प्लस। और फिर लेटर ऑफ अप्रिशिएशन तो पूरे कंट्री से जिन्होंने मेरे आर्टिकल पढ़े, 110 पब्लिकेशन से मेरी जो पढ़ते थे मुझे लेटर साथ भेजे, वो बड़ा सब रिकॉर्ड रखा हुआ है लेटर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन से मुझे लेटर ऑफ अप्रिशिएशन आया। बहुत बढ़िया, दिस इज वन। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम साहब से। बहुत बढ़िया। तीसरा चीफ सेक्रेटरी एस एस गुलेरिया साहब थे, उन्हें वो सारे लेटर से आए। तो ये 5-7, बाकी तो देयर आर नंबर ऑफ अवार्ड्स आई हैव बीन गेटिंग फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया ने मुझे अवार्ड दिया, कोई कई मेमोरियल्स अवार्ड मिले कई डॉक्टर्स के कंट्री। लास्ट नंबर ये 2-4 मैंने आपके ब्रीफली में। इसके साथ ही मैं पूछूंगा कि ये तो अवार्ड्स हो गए सरकार की तरफ से या बाकी यूएनओ या WHO, कोई पेशेंट की तरफ से कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जिसने आपको बहुत खुशी दी हो, वो कोई याद है? वो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मैं 2 इंस्टेंसेस कहूंगा खासकर। पेशेंट तो जब खुश होता है तो वो ठीक से शुक्रिया करता है, जी जब तो हम भी कहते हैं भाई ठीक है। लेकिन एक पेशेंट
कोई 9 साल का बच्चा था जिसने एक पोएम लिख के मुझे दी। तो मैंने कहा भाई ये कागजदार, मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा भाई दफ्तर में दो एप्लीकेशन। कहता नहीं जी एप्लीकेशन नहीं है, कुछ हो रहा है। तो उसने मुझे पढ़ के सुनाई। मैं रियली हैप्पी कि लुक एट दिस चाइल्ड, कि इसने इतनी शानदार पोएम लिखी है, वो मेरे पास है सारी। जी। तो ये एक तो ये था। दूसरा ये लिखा कि मेरे बारे में ये पोएम है पेशेंट ने लिखी हुई। एक मुझे मेरे बारे में लिखी है एक शायर थे पुंछ के, तो उन्होंने रफीक साहब, उन्होंने मुझे पोएम मेरे बारे में लिखी। भाई तुम आप जा ही रहे हो तो आपने क्या क्या किया। तो जब आप छोड़ रहे थे, जब मैं वहां से ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां से ट्रांसफर में पुलिस के थ्रू आया, लोग आने नहीं देते थे। तो मैंने अपना सामान जो पुलिस के ट्रक में रख के तो बस स्टैंड पे भेज दिया। सुबह में ऐसा ही चला, विदाउट टेलिंग गाड़ी, लेकिन फिर भी बस स्टैंड पर लोग आ गए, हार शार मेरे गले में डाल दिए, गाड़ी में बैठ के। बहुत अच्छा। दीज आर मेमोरेबल टाइम्स होते हैं। कभी कोई पेशेंट, लेकिन लव ऑफ एक्शन, अगर आप काम करेंगे मरीज बहुत प्यार देते हैं, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। बिल्कुल। और अपने को तसल्ली होती है यार मरीज तो ठीक हो गया हमारा। ये डॉक्टर साहब, एक आपने एक बहुत लंबा दौर देखा है मेडिकल प्रैक्टिस का। आप मेडिकल लाइन में तब से, जब से हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे, तब से आपने काम करना शुरू किया, डिफरेंट रीजन्स में किया और खासकर रूरल एरियाज में किया। और आपने सारी मेडिकल साइंस को इवॉल्व होते भी देखा है कि पहले किस तरह से प्रैक्टिस थी, किस तरह डॉक्टर पेशेंट रिलेशन था, और आज 2022 में 23 आ गया है, तो आप किस तरह की चेंजेस जो हुई हैं आप किस तरह से देखते हैं? ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं या विद मेडिकल प्रोफेशन? क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? मुझे ये लगता है कि बहुत सी जगहों में हम नीचे चले गए जी। सबसे बड़ी बात ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सारा काम चलाते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता जी। जैसे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, उनको मतलब अपने रूम्स में बैठ के ही हो रहा है और ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं, उनको ग्राउंड रियलिटी एब्सोल्युटली इग्नोरेंट है। ओके। अब उनको आप कहें इग्नोरेंट है तो वो कहेंगे कमाल क्या है, हम तो अफसर हैं इनके और ये हमको ये बता, मतलब दैट्स व्हाट जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है ना उसको सही पता हो रहा है, लेकिन उसको कोई सुनता नहीं है भाई। ग्राउंड लेवल पे जो जैसे डॉक्टर, मुझे यही लग रहा है जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपने कोजी जो उनके ऑफिसेज हैं वहीं बैठ के डिसाइड कर रहे हैं क्या पॉलिसी बननी, क्या इम्प्लीमेंट, और जो वर्कर है उसको ना सुना जाता है। और इवन जो डॉक्टर्स जो सलाहकार हैं, मुझे लगता है वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, वो उनको सही सलाह दे पाते हैं। तो ये आपने एक ऑब्जर्व किया। लेकिन सलाह लेते नहीं है वो। हाँ, सलाह दे सकते हैं, लेते नहीं है। और दो भी तो मुझे लगता है ऊपर तक पहुंचती है, कोई उस तरह की फीडबैक जो वो सुनना नहीं चाहते, मुझे लगता है कि वो उनको बुरा लगता है जब आप कोई रियलिटी चेक इनको बताएं तो वो इसको अदरवाइज लेते हैं कि ये खराब बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, खराब, यानी हमें सलाह क्यों दे रहा है, सलाह क्यों दे रहा है, हमारे ऊपर क्यों है। बहुत बड़ा। उसके लिए मैंने एक दो कमिश्नर सेक्रेटरी उसको कईयों को एक शेर भेजा बड़ा शानदार कि नहीं सुनते मेरी फरियाद वो हरगिज नहीं सुनते, नहीं सुनते मेरी फरियाद वो हरगिज नहीं सुनते, मुंह अपना फेर लेते हैं मैं जब फरियाद करता हूँ, जुनून के जोश में अपनी तमन्नाओं की ये दुनिया कभी आबाद करता हूँ कभी बर्बाद करता हूँ। सुनना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। और दूसरा डॉक्टर साहब जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारे बचपन में, मैं आई एम लेट 70 और 80 बॉर्न है हम, तो तब एक डॉक्टर का रुतबा होता था। जैसे हम भी बचपन में जैसे फिल्मों में भी दिखाया जाता था कि डॉक्टर आया भगवान का रूप है ना, बहुत इज्जत होती थी। तो उसमें आप किस तरह का ऑब्जर्वेशन है 2023 पहुंचते पहुंचते? डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर का एक इमेज सोसाइटी में, और आप जो लेटेस्ट ट्रेंड आप देख रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, है ना, उसके क्या कारण आपको लगते हैं, और उसमें हम कितने जिम्मेवार हैं, सोसाइटी कितने जिम्मेवार है, या वेदर देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स एंड एंटायर सोसाइटी? आपको क्या इसके बारे में? इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि जब भी मैं बाजार में चलता था ना तो दोनों तरफ से दुकानदार उसके नमस्ते करते, और 4 बार बाजार में गए, 4 बार मैंने बाजार जाना छोड़ दिया।
कागज लिया, पेंसिल लिया, पेन लिया, पान लिया, कोई चीज भी ली, दूध लिया, दही, कोई पैसा नहीं लेता था। वो भी टाइम था। मैंने बाजार जाना छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो गलत बात है। हर बार जाओ तो हर बार उठ के नमस्ते करते हैं। दैट वाज लेवल उस टाइम, वो टाइम भी आपने वो टाइम हमने देखा और शहर में। और दूसरा टाइम वो देखा कि डॉक्टर बाजार में चला जाएगा, जो बाकियों को 110 रुपए में चीज मिलती है वो मुझे 120 में मिलती है। बहुत पैसे कमा रहा है डॉक्टर, बहुत पैसे कमा रहे हैं डॉक्टर का, इनसे पैसे ले लो। दैट वाज द टाइम। लेकिन व्हाट आई फाउंड, डॉक्टरों का इतना कसूर नहीं है जितना ये पॉलिसी मेकर्स का कसूर है ज्यादा। क्योंकि उनको भाई पूछो ना, जो ग्राउंड लेवल आदमी है उससे पूछो तो सही, भाई क्या करें हम। वो नहीं करते। वो सोचते हैं जो पावर पर बैठ गया वो सोचता है उसके मुकाबले का कोई दूसरा ही नहीं है। बस यही गलती हो गई है। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये लगता है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम का जो भी एक विलेन कहते हैं ना जिसको, वो इन पॉलिसी मेकर्स ने और जो भी सरकारी तंत्र है उन्होंने डॉक्टर को बना दिया है। क्योंकि जो फेलियर ऑफ मेडिकल सिस्टम है वो एक डॉक्टर की कमी कह के उसमें उसको लीपापोती कर दी जाती है और उससे सोसाइटी अगेंस्ट हो जाती है डॉक्टर से। क्योंकि जो अगर दवाई नहीं मिल रही किसी हॉस्पिटल में तो वो डॉक्टर को पकड़ लेते हैं कि ये डॉक्टर का कसूर है, जबकि वो प्रोवाइड करना किसका काम है, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। तो आई थिंक कि इसमें एक सोसाइटी को भी सीखने की जरूरत है कि हर कोई चीज डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं होती और हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ डॉक्टर ही है जो ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहा है। एग्जैक्टली। आपको उसको पोजीशन समझने की जरूरत है और थैंकफुल होने की जरूरत, बजाय उसके जो रोष है वो डॉक्टर अगेंस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये सोसाइटी को समझने की जरूरत है। और दूसरा मुझे लगता है कि डॉक्टर्स का भी, हम लोग भी एक जैसे बोलते हैं ना कि बोलना बंद कर दिया। ये प्रोग्राम भी इस कड़ी में जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है ये इसलिए है कि डॉक्टर्स की तरफ से ना कोई बोलता है, ना कोई अपनी पॉजिटिव चीजें दिखाता है। बस जो नेगेटिव चीजें मीडिया टीआरपी के लिए दिखा देती है और लोग सोचते हैं यही सच है, दूसरा एस्पेक्ट कोई दिखाता नहीं। तो बिल्कुल, और ये हमारे एफर्ट्स भी यही इसी डायरेक्शन में ये प्रोग्राम है कि आप डॉक्टरों के लाइफ जर्नी भी देखें। जैसे आपको बोल रहे कि 120 10 की चीज 120 में मिलती है, तो आपकी अगर किसी ने स्टोरी देख रहा होगा कैसे आप डॉक्टर बने और उस टाइम एक एक पैसे के लिए मोहताज थे आप, तो वहां से उठ के आप आज डॉक्टर बने। आपका आज का तो उनको दिख रहा होगा कितने सक्सेसफुल हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े घर में रह रहे हैं, तो कितने अच्छे हैं, लेकिन पीछे की स्टोरी किसी को नहीं पता। तो ये देखने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर साहब। जो ये तो हो गया हमारे मेडिकल लाइन का। इसके अलावा भी आपको अगर मैंने जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ऑलराउंडर, जो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग करता है और फील्डिंग भी करता है, तो आपको भी अगर मैं बोलूं कि आप अपनी लाइफ में ऑलराउंडर है, मेडिकल में तो आपकी एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स हैं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है करना। इसके अलावा भी आप बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, आप सोशल कॉजेज में बहुत एक्टिव हैं और कहीं भी मैंने आपको किसी भी फंक्शन में, मैरिज में देखा है तो आप वहां पे अपना एक, मुझे लगता है एक मिशन है जिसमें आप वहां हर एक को मोटिवेट करते हुए दिखते हैं। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ मटेरियल होता है जो आप बांटते हैं। कैंप्स मैंने आपके साथ 10 साल पहले बसोली में किया था, मैं वहां बांटे थे, मेरे पास अभी भी वो मटेरियल है, मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ बाकियों को। तो आपको बाकी चीजें क्या क्या आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आपने क्या क्या और फील्ड में अपार्ट फ्रॉम मेडिकल? बिल्कुल ठीक है। अभी क्या है, मोटी मोटी 2-4 बात बताऊंगा। सबसे पहले यह है कि मैंने देखा अगर ग्रो करना है, स्टिमुलेट करना है तो बच्चे को करो, वो राइज करेगा जी। बच्चे से शुरू करो जी। तो मैंने शुरू किया स्कूलों में लेक्चर देने के लिए। बहुत बढ़िया। 1200 स्कूल आज तक मैंने कवर किया है और उसके रिजल्ट्स मुझे जब उसकी फीडबैक मिलता है, आई फील वेरी हैप्पी। ये कमाल है। 30 साल पहले, 20 साल पहले मैंने लेक्चर दिया था, लोगों को याद है मैंने क्या किया। और उसमें एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो टाइम की कमी है, लेकिन एक दूं कि मेरे घर में 2 बच्चे आ गए कि डॉक्टर साहब नमस्ते। मैंने कहा झूले लद्दाखी लेते थे बच्चे। आप लद्दाख में भी रहे हो? मैं रहा हूँ 3 साल आप लद्दाख में। तो हाँ, कहते मैंने क्या बात, दवाई लेने आए हो? कहते नहीं जी आपका शुक्रिया करने आए। मैंने किस बात का? कहते हम डॉक्टर हैं। मैंने कहा आ जाओ अंदर, चाय शाय पी। मैंने कहा आप बताओ भाई कैसे आए हो? कहते जी हम डॉक्टर हैं और आपकी वजह से। मैंने कहा हम कैसे हैं भाई? कहते हम चौथी में पढ़ते थे तो आपने एक लेक्चर दिया था, हम दोनों साथ बैठते हैं, हमने ये फैसला किया कि हम डॉक्टर बनेंगे और केसी शर्मा जैसा बनेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा,
और 20 साल के बाद आपको ढूंढ ढूंढ के आए, पहले पता लगा जम्मू में, आप जम्मू से पता चला उधमपुर में, उधमपुर। तो दे केम टू मी उधमपुर। तो इम्पैक्ट तो रहता ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने मुझे आके बड़े पाँव छुए, कहते ये आपकी वजह 3rd ईयर में पढ़ता था, आपने ये लेक्चर दिया था, मुझे याद है। एक और है केएस ऑफिसर, उसने कहा जी मैं आपकी वजह से हूँ। तो ऐसे मतलब ये स्कूलों में लेक्चर दें, तो स्कूल में जहां भी मैं जाता हूँ, इकट्ठे स्कूल करके, एक स्कूल में 2 करके, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज मैंने छोड़ा नहीं है। कंट्री में जहां भी गया, दिस वाज माय एम। हर स्कूल में कोई नजदीक स्कूल मिलेगा जहां पर मैं ठहरा हूं, वहां भी लेक्चर देता था। एक ये हमने कर दिया। दूसरा बात है कि 10वीं में कोई बच्चा पास नहीं हुआ, लद्दाख लद्दाख में एक बच्चा, मैंने कहा यार नौकरी कैसे मिलेगी इनको, एक बच्चा पास हुआ, तो करगिल में था उस वक्त में। तो हमने कहा, मैंने शुरू कर दिया डॉक्टर केसी शर्मा सिल्वर मेडल। बहुत बढ़िया। आज तक देता हूँ, 82-83 में शुरू किया था, 30 साल हो गए। आज तक दे रहा हूँ। जो बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट आएगा, मैंने कहा उसको मिलेगा ये, बहुत अपने डिवीजन में जो फर्स्ट आएगा, एक वो हमने कर दिया। दूसरा ये है कि डॉक्टर केसी शर्मा ऑपरेशन है जी, वो भी शुरू की हुई है एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया की तरफ से, बहुत अच्छा। वो भी चल रहे हैं। बाकी ये है कि जहां भी आप जाएं, नया बंदा ढूंढो। क्रिएटिव आदमी बहुत है, बहुत अच्छा। अब क्रिएटिव आदमी कोई ना कोई जो मुझे मिला, मैंने उसको पिकअप किया, चाहे वो पढ़ा था, अनपढ़ था, उसके पास कोई ज्ञान था, प्लांट मेडिसिन, जो भी मैंने काम किया, जी, किसी को पकड़ कर करके विदाउट थिंकिंग मैं बड़ा सर्जन ऐसा जी जी करके एक किताब मैंने लिखी थी, अननोन इनोवेटर्स एंड डिस्कवरर्स। बहुत अच्छा। 70 आदमियों पर 10 किताबें मैंने लिखी, मैं बात करूंगा। जी जी। तो एक ये किताब है, जहां जहां जाए जो अच्छा आदमी मिले उसको इकट्ठा कर लो, उसको आने की हमने बकायदा, बहुत अच्छा। और फंस का। तो ये किताब में कुछ है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट। तो ये जितना मेरे से सोशल वर्क मतलब हो सकता था, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जिस तरह से इसका आदमी देखा, साइंस के बाद सब किया। तो बुक्स आपने कौन कौन सी लिखी? बुक्स तो मैंने 10 किताबें लिखी। 10 किताबें। उसमें 2-4 किताबें मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जी जी जी। कि सबसे पहले जो मैंने किताब लिखी थी, वो लिखी थी ये प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन लद्दाख। बहुत बढ़िया। ये लद्दाख में जब ये लद्दाख में लिखी थी, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन लद्दाख। और उस पर मुझे ये है लेटर ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा। ये उन्होंने किताब पढ़ी है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर लगा। लेकिन इसमें मैंने सबसे बड़ी बात ये है कि डेडिकेटेड टू डॉक्टर उमा फॉर टॉलरेटिंग हस्बैंड लाइक मी। ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों को उन्होंने उधमपुर में देखना है, मुश्किल होता है ना, डॉक्टर हर वक्त बिजी रहे एक ही डॉक्टर अस्पताल में, तो उन्होंने ये सारा काम करके, तो मेरी सक्सेस का कारण बेसिकली वही है, डॉक्टर उमा शर्मा। शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ रिप्यूट, एवरीबॉडी नोज हर। तो ये मैंने इसलिए कहा शी इज द राइट पर्सन जिनको। उसके बाद ये चीफ सेक्रेटरी का लेटर ऑफ एप्रिशिएशन है, ये बलोरिया साहब थे, उन्होंने लेटर ऑफ एप्रिशिएशन का, तो नंबर ऑफ लेटर ऑफ एप्रिशिएशन आएगा। दिस वाज माय फर्स्ट बुक इन लद्दाख, और जिसमें लद्दाख की प्रॉब्लम जो मैंने लिखी है, गवर्नर साहब को मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई कि डॉक्टर साहब वो किताब हमें चाहिए, जो नए गवर्नर है वहाँ के, ये मैंने भेजी यूटी बनने के बाद। तो वो किताब मैंने ये उनको भेजी। एक तो ये किताब थी मेरी। दूसरी किताब ये है, ये प्लांट मेडिसिन ऑफ जम्मू रीजन लद्दाख। लद्दाख में मैंने 6 किताबें लिखी है। हर्बजा लद्दाख वो भी है, वहाँ एडिबल राख साहब लद्दाख भी है। और उसके साथ ही ये जो लद्दाख की सबसे बड़ी चीजें जो हैं, वो प्लांट मेडिसिन ऑफ लद्दाख, तो वो भी वहां मैंने उसमें लिखी है। तो ये लद्दाख के बारे में जो था। उसके बाद फिर ये जम्मू में हर्बजा लद्दाख मेडिसिनल प्लांट्स में। अच्छा, 2 म्यूजियम मैंने खोले हैं, एक पुंछ में, और वो आप देखिए कि पुंछ में 2 म्यूजियम है जो खोले हुए हमने। ये देखिए, ये म्यूजियम 72 में 18 अक्टूबर 72 में हमने खोला था। ये मीर साहब है मिनिस्टर, ये प्रिंसिपल साहब है, ये बाकी स्टाफ है। 50 साल पहले ये म्यूजियम उधर खोला था हमने, मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ पुंछ। किताब भी लिखी है मैंने, मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ पुंछ पर। ये भी और एक करगिल में खोला है ये मेडिसिनल प्लांट्स का। ये देखिए, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और ये हमारे पास गुलाम नबी नायक साहब थे उस वक्त, ये डिप्टी कमिश्नर एट दैट टाइम। तो ये देखिए, ये आर्मी के जनरल साहब हैं मेरे साथ खड़े हुए, ये फॉरेस्ट के, ये सारे लोग। ये देखिए म्यूजियम, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी उस टाइम की, मतलब 50 साल पहले वी कुड टेल देम कि भाई क्या क्या कर रहा है। उसके साथ मैंने कहा जो चलो तो अच्छे आदमी मिलते हैं, तो ये अच्छे आदमी इकट्ठे करके अननोन इनोवेटर्स एंड डिस्कवरर्स। अब इसमें क्या क्या बताऊं आपको, 70 आदमी पर ये किताब लिखी है।
और ये देखिए इनके सबकी लाइफ हिस्ट्री लिखी है, ये मंत्री शंत्री बुलाए हुए थे हमने, क्या क्या कर रहे हैं। और ये देखिए जो अनपढ़ आदमी एक बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया, पट्टे वालों का, और ये देखिए उसके हाथ में कागज और पेंसिल क्या बना दिया उसने। बहुत बढ़िया। ये मतलब बड़ी बड़ी बात थी। अच्छा, उसके बाद ये लद्दाख की किताब है, एक मेडिसिन का, ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है। अच्छा, ये 5वीं सदी का है, 5th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है ये। और ये देखिए इस तरफ हाथ से, मेरे पास है, हाथ से लिखा हुआ ये। और ये देखिए 5वीं सदी का, ये मैंने ट्रांसलेशन किया, ये लद्दाख में ये ट्रांसलेट किया है, हार्बजार लद्दाख। 2 किताबें ट्रांसलेट की है, टिबेटन टू इंग्लिश ट्रांसलेट की है। उसके बाद ये है संस्कृत की किताब, ये संस्कृत की कोटेशंस मैंने लिखी है। और क्यों लिखी है सिर्फ ये लाइन बताऊंगा। वो लिखते हैं, पावर क्रप्ट से मैन एब्सोल्यूट पावर क्रप्ट एब्सोल्यूटली। ये ब्रिटिश कोटेशन है। लेकिन हमारे चाणक्य लिखते हैं, शक्ति किसी को वश नहीं करती, शक्ति के छिन जाने का डर भ्रष्ट करता है। हमने कहा इससे बढ़िया दुनिया में किसी ने लिखा नहीं है। हमने संस्कृत की कोटेशन इकट्ठी की, कोटेशन संस्कृत यहाँ लिखी, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया, इंग्लिश में किया, 3 in 1। ये कंट्री में पहली किताब छपी है, तो 3 in 1 वाली ये किताब। उसके बाद ये तो खैर बहुत सी, ये जैसे ये प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस लद्दाख हैं, डॉक्टर्स अवॉइड विलेज, गाँव में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्या क्या कारण है, ये सारे मैंने डिटेल इसमें लिख दिया सब, कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई सब मैंने लिख दिया, पॉलिसी सॉल्यूशन वाले क्या करते हैं ये सब इसमें लिख दिया। और ये जो लेटेस्ट सब लिखी है एप्पल पर, ये देखिए कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक, मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक एप्पल लगा दिए। और ये है समर जोन एप्पल, इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, ये सारा। और अच्छा कौन सा है, ये लद्दाख की, ये कश्मीर एप्पल, हिमाचल एप्पल और हमारा एप्पल, तीनों का कंपैरिजन स्टडी करके भी छाप दिया। और ये देखिए ये अपने गवर्नर साहब हैं, ये देखिए ये गवर्नर साहब के घर में लगे हुए हैं, ये खुद लगवाए मैंने वहां जाके। ये किताब भी उन्होंने रिलीज किया गवर्नर साहब ने, ये किताब भी उसी दिन रिलीज भी किया। ये देखिए राष्ट्रपति भवन में फूट लगा हुआ, राष्ट्रपति भवन में भी ये राष्ट्रपति से जहां से मुझे लेटर है, ये सब जगह, ये आपके राजनी में है, यहाँ बड़ी ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा इंडिया का गार्डन है इस वक्त, तो इसमें सारे लगा दिए। तो ये बहुत सी लॉट ऑफ थिंग्स इसमें बहुत से हैं। ये देखिए ये कैसा फ्रूट है, जैसे ये देखिए फ्रूट, ये सारा इसी एरिया में पंक्ति है। तो ऐसे ही मैंने ये सारी किताबें लिखी है, जो हमसे ये मैं 4-5 लाई हूँ, बाकी और घर में सब किताबें। तो इसमें अभी आपने जिक्र किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कभी अपेयर हुए आप, क्योंकि आपने जो ट्रेड्स हैं, मेंटरिंग करने का, टीचिंग का आर्ट, रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं, रूरल एरियाज में सर्व करते हुए आपने किया, तो आपके जैसा इंसान तो मैं कहता हूं कि मेडिकल कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। तो उसके लिए कभी आप अपेयर नहीं हुए पब्लिक सर्विस कमीशन में, या हुए तो क्या रिस्पॉन्स? मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 तरीके से अपेयर हुआ। एक तो ये था कि भाई मुझे बी ग्रेड, उसे असिस्टेंट सर्जन था, बी ग्रेड मिलना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ माय ऑल मेरिट्स मैं 3 बार रिजेक्ट हो गया। और अब अंदर की बात क्या बताऊं, क्या क्या मांग रहे थे, कैसे, वो तो कहना अच्छा नहीं लगता। तो एनी हाउ, तो 4थी बार फिर मैं सिलेक्ट हो गया, पर बहुत लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो वहां एक परेशानी आई। दूसरा, जब मैंने रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा हमें एमबीबीएस रजिस्ट्रार चाहिए। अच्छा, एमएस वाला नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई बात यह है कि एमएस वाले भी नहीं लिए, लेकिन ज्यादा एमबीबीएस वाले लिए। अच्छा, मैंने कहा भाई हमें क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने नहीं लिया। तो मैंने कहा चलिए फिर क्या करें, अब यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। पर उसमें डिप्रेस होने की बात नहीं, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आपका धैर्य पक्का होना चाहिए, धैर्य पक्का तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है, बिल्कुल एवरीथिंग। वो तो आपकी लाइफ ही बता रही है ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ मुड़ जाएंगे रास्ता बन जाएगा। ये तो हम सीख रहे हैं आपकी लाइफ से। तो डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन मैं मिस नहीं करना चाहता आपकी लाइफ को देखते हुए, कि मैडम डॉक्टर उमा गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप खुद इतने बिजी सर्जन हैं और इतना कुछ आपने किया है, तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। ठीक है, मैडम गायनेकोलॉजिस्ट है, फिर फैमिली कंप्लीट करना, फैमिली ऑब्लिगेशंस, जैसे आपके बच्चे हुए, कहाँ सर्कमस्टेंस में कैसे आपने ये सारा कैसे मैनेज किया? अब देखिए ना, क्या करे आदमी,
सबसे ज्यादा क्रेडिट जो मेरे पेरेंट्स को जाता है, जी क्योंकि मैं उनके साथ था। हम दोनों ने ड्यूटी पर होना, कभी मैं और कभी वो, घर में इकट्ठे होते नहीं थे, बच्चे होते थे। अब 4 बच्चे हैं घर में, कौन संभाले? तो जो फर्स्ट इशू वो आपका यहाँ हुआ था पुंछ में? पुंछ में जब वार शुरू हुई, बंकर में, वार में, तो वही हमारी डर था कि कहीं अबार्शन परेशानी होती है टेंशन में। शी वाज इन द बंकर्स, ओके, प्रेगनेंट थी उस वक्त। जी जी तो डिलीवरी तो बाद में हुई, लेकिन प्रेगनेंसी थी। जी तो ये बंकर में रह के पेशेंट भी देख लेने, जब थोड़ा इजी हो गया तो पेशेंट देख लेने और बंकर में रहना। हम भी बंकर में रहते थे, अंडरग्राउंड बंकर बनाए हुए थे, अब वहां भी यही था। अब फिर जब बच्चे हो गए तो घर में ये सारा देखने वाला कोई होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स थे, हमारे मदर थे, तो ये सारा काम बेसिकली उन्होंने किया। मैं तो कभी फैमिली सपोर्ट पेरेंट्स की वो बहुत इम्पोर्टेंट, यही है ना इंडियन सिस्टम, फैमिली इकट्ठी सिस्टम होता है, जॉइंट फैमिली हो तो ये फायदा है। तो वो सारा काम उन्होंने देखा। इन्हें जब हम इकट्ठे भी रहे तो फिर भी इनकी भी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखिए, मैं करगिल में हूँ और मेरी मिसेज को ट्रांसफर कर दिया उन्होंने पुंछ में। ये बहुत ही मुझे लगता है कि एक तो डॉक्टर्स की देखिए हार्ड लाइफ होती है। अब गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि कोई टीचर वाला जॉब नहीं है ये 10 to 4 वाला, इट इज 24/7 जॉब। और कितनी हार्डशिप के बाद डॉक्टर बनता है, और फिर आप बाकी एम्प्लॉयज की तरह अगर डॉक्टर्स को भी डील करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स है, एक तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसे अगर आप किसी की पोस्टिंग भी करते हो तो 14 साल से पहले तो डॉक्टर बनता नहीं, 14 साल का बनवास सुपर स्पेशलाइजेशन करने, तो रामचंद्र जी वाला बनवास तो वो काट चुका होता है। तो मुझे लगता है आगे लाइफ इजी करनी चाहिए, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आप घर के पास लगाइए, कंफर्ट जोन में रखिए डॉक्टर को। वो अगर कंफर्टेबल होगा तो पेशेंट को अच्छे से देखेगा, डॉक्टर भी परेशान होगा अपने घर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, तो वो पेशेंट पे कितना डेट। तो आई थिंक बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से हटा के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन वालों को सोचना चाहिए कि हमें डॉक्टरों को अलग तरीके से रखना है, बाकी एम्प्लॉइज से पार नहीं रख सकते। अगर आपको अच्छी सर्विसेज चाहिए, एक ट्रांसफर पॉलिसी आपकी उस तरह की होनी चाहिए, कपल्स को साथ रखिए, वो भी इंसान है, उन्होंने भी ये सिर्फ डॉक्टरी नहीं करनी है, हमने अपनी फैमिली भी देखनी है, हम किसी के बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली है। तो इसके लिए जो सेंसिबिलिटीज मुझे लगता है सरकार को होनी चाहिए। आप ये मुझे लगता है कि अगर सरकार बोलती है कि डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं, काम नहीं करे, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एस्पेक्ट है। और मैडम ने मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सारा संभाला और आपको एक मौका भी मिला कि आप इतना कुछ अचीव कर पाए। तो आपकी डॉक्टर साहब अचीवमेंट्स देखते हुए जो आपकी मेडिकल में है और उसके बियॉन्ड भी हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारे लिए तो 24 घंटे होते हैं, तो लगता है डॉक्टर केसी शर्मा के लिए 36 घंटे तो नहीं मिलते आपको ऊपर वाले की तरफ से, कि कैसे कर लेते हैं आप? और अभी भी आपका एंथुसियाज्म, यू मस्ट बी, आई थिंक यू आर 82 years old now, है ना? तो मुझे लगता है आप मेरे से ज्यादा एक्टिव हैं, तो मोर एंथुज। तो इसका क्या राज है? अगर आपने मेरे जैसे जनरेशन यंगस्टर्स को कोई बताएंगे कि आजकल हम थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं कि हम थक गए, है ना, हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस ही करनी होती है, या थोड़े 4 सर्जरीज कर लेते हैं तो थक के लेट गए। लेकिन आपको देख के लगता है कि थकावट नाम की चीज तो कोई है ही नहीं। उसका क्या राज है? आप क्या हमें जो है एक अपनी सलाह देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एक सलाह दूंगा कि देखिए, ये क्वेश्चन मुझे हर जगह पूछा जाता है। मैं जर्मनी में भी याद, वहां भी उन्होंने, फ्रांस में जहां भी गया तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू फाइंड सो मच टाइम टू डू सो मच वर्क? मैंने एक ही लाइन में जवाब दिया कि 24 hours is too long a period to be used judiciously. वाह, क्या बात है! मतलब हम मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं, अगर हम प्रॉपर यूज करें तो 24 घंटे बहुत ज्यादा है। मैं भी सोता हूँ, खाना खाता हूँ, सारी एक्टिविटीज वही करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त वो क्रिएटिविटी की तरफ आता है। मैं बाजार में जाता हूँ, देखता हूँ कोई आदमी है यहाँ बैठा हुआ है, तो कोई ये क्या कर रहा है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कठुआ में डिस्ट्रिक्ट स्टेट के साथ एक आदमी बैठता था, यहाँ दर्द हाथ लगाने से ठीक करता था। अच्छा। मेरे बदलना बीमार हो गए, सब ट्रीटमेंट सबको दिखा, कोई रिलीफ नहीं। किसी ने कहा वहां दिखाओ, मैं चला गया। अब वो अपना जरा यहाँ काम कर रहा था, सड़क के किनारे बैठे, उसने तो बातें करते करते ऐसे हाथ लगा दिए यहाँ। मैंने कहा ये क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, हाथ ही लगाया तो ये, और जब उठ के काम चल गया तो जाओ जी जाओ।
उसने बात ही नहीं पूछी हमारी कोई। मैंने कहा यार इसने बात नहीं की है, कुछ नहीं, उठा आए घर में फर्स्ट क्लास पहुंच गए। अब ऐसे आदमी है ना, तो ऐसे आदमी को हमने बोलना नहीं ना, बिल्कुल। ऐसे आदमी को ढूंढना। बहुत से आदमी हैं पूरे कंट्री में, फुल है, लेकिन उनको ढूंढना है। बिल्कुल। पहले जमाने में अंग्रेज आते थे, वो इन लोगों के पास बैठ के हमारी हल्दी का फार्मूले ले जाते थे। जी। हमने खुद नहीं लिए। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ बंद किया, ऑल ऑफ यू, सारी जिंदगी में एक आदमी ढूंढो ऐसा, सारी जिंदगी में एक, अगर ज्यादा नहीं ढूंढ सकते हो। दूसरा, सारी जिंदगी में एक प्लांट एप्पल का अपने घर में जरूर लगाओ। नीचे जगह नहीं है तो उस पर लगाओ, ठीक है। और फिर लास्ट ऑफ ऑल कि ढूंढोगे अगर तो मिलेंगे रास्ते। क्या बात है। ढूंढोगे अगर तो ही मिलेंगे रास्ते, मंजिलों की फितरत है वो चल कर नहीं आती। वाह, यही है मेरा। गागर में सागर कर दिया आपने। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे शायर भी हैं और उन्होंने परिचय दे भी दिया अपने कपलेट बोल के। तो डॉक्टर साहब आपकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को है हम सबके लिए। और लास्ट में डुगर देश दे अस, डुगर प्रदेश दे अस डॉक्टर ते मां बोली डोगरी ये असें बोलनी भी चाहिए, अपने मरीजा कन्नै में भी बोलना बड़ा मजा आता। लेकिन एक चीज है कि ये थोड़ा अस डॉक्टर लोग भी पेश करने कि कुतै अंग्रेजी बोली तो लगना मरीज ऊपर इंप्रेशन जाना कि अस बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, हिंदी बोली लैगे डोगरी नहीं बोल गए। इसे बारे तो उसके अपनी मेरे खासकर जम्मू के डुगर लोग ने अपनी मदर टंग पे मैं उन्हें दसना कि मैं सीखा कि जिथे जाओ उथे बोली सीखी लो। मरीज कन्नै, मरीज की कॉन्फिडेंस होगा उदी जुबान च गल करो। डोगरी कन्नै डोगरी कन्नै गल करो। बिल्कुल। मैं लद्दाखी कन्नै लद्दाखी च करना, कश्मीरियों कन्नै कश्मीरी च करना, पुंछियों कन्नै पुंछी च करना, पंजाबियों कन्नै पंजाबी च करना। तो सारी लैंग्वेज जिन्हें मरीज दिखना मैं मदर टंग दा जरा उपयोग करना वो कोई इंफीरियरिटी की निशानी नहीं है। दैट इज नॉट अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस और लेस कॉम्पिटेंस। तो आई थिंक वी मस्ट स्पीक डोगरी जिथे साडी जरूरत पवे तो एनकरेज करना चाहिए। डोगरी वाला मरीज आऊंगा बस डोगरी कन्नै बोलने वो ठीक है, उसी कॉन्फिडेंस होगा कि डॉक्टर ने मेरी गल समझी ली तो मैं समझा भी करदा। ये एक बड़ी बड़ी गल है कि समझना और समझाना दो चीजों से भरोसा हो जाता। एक अपनापन आ जाता, अपनापन आ जाता ये सारे अंदर ही है। मेरा डॉक्टर ने नहीं बनती पड़ी कोई बड़ा अंग्रेज को जुपिटर तो आई उठी है ही है। आई थिंक वो ये एक इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन मदर टंग में कम्युनिकेशन शामिल होंदी है। डोगरी से सारे का डोगरे डोगरी बोलने ज्यादा मरीज डोगरे होंदे और बाकी दूसरे भी जेड़े आना उससे साफ करना चाहिए। वैसा बहुत इंस्पायरिंग है थोड़े ना गलबात करना। तो आप यहाँ पे आए और आपने अपना कीमती समय दिया और हमारा पहला एपिसोड आप जैसी शख्सियत, इतने आपकी स्टोरी हमने डिटेल में पूछी और आपने फ्रैंकली बताई। नहीं तो कुछ लोग होते हैं वो बताना पसंद नहीं करते कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, बट यू टोल्ड एवरीथिंग मिंसिंग नो वर्ड्स। आपने फ्रैंकली जैसा था, जैसा मन में था वैसा के भाव के साथ बाहर आया। तो हम कृतार्थ हैं, बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आपने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की और हमें इंस्पायर किया। और जो दर्शक इसको देखेंगे, जो स्टूडेंट्स देखेंगे, जो हमारी अगली जनरेशन और जो प्रेजेंट जनरेशन के डॉक्टर्स हैं वो भी इंस्पायर होंगे। जम्मू के लोगों को पता चलेगा जो बाहर के डॉक्टरों की बाहर का डॉक्टर, हमारे अपने डॉक्टर देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनकी लाइफ हिस्ट्री को हम सामने लाएंगे और ये आगे भी जारी रहेंगे ये एपिसोड्स डुगर दे डॉक्टर की श्रृंखला में। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये मेरी अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे डॉक्टर्स की अचीवमेंट्स जो जम्मू में काम कर रहे हैं वो जन जन तक पहुंचे। जय डुगर, जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद।